जिंदगी जीता था। तब राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे। जब अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा किया उस समय बदकिस्मती थी इस देश की। 700 से अधिक रियासतें थी, अलग अलग राजा, अलग अलग बादशाह। और उन रियासतों में जो गांव का मूल आदमी है, किसान है, मजदूर है, मूल निवासी है भारत का, वो सब गुलामी की जिंदगी जीते थे। उनके पास कोई अधिकार नहीं था। राजा के मुंह से निकली हुई बात संविधान और कानून का रूप ले लेती थी। इसी का लाभ उठा करके अंग्रेज व्यापारी बनकर के इस देश में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बंगाल में किया और यहाँ के विलासिता में लिप्त राजाओं को, किसी को विलायती शराब पिलाई, किसी को विदेशी नर्तकियों का नृत्य दिखाया और किसी को कर्ज देकर के अपना कर्जदार बनाया। और फिर धीरे 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 एक कंपनी आई है व्यापार करने और इतने विशाल भारत पर कब्जा। सारी रियासतों के राजा या तो मिल गए या नतमस्तक हो गए। फिर शुरू हुआ वो दौर जब अंग्रेजों को देश से हटाया जाए, महारानी विक्टोरिया का राज भारत को फिर से आजाद बनाया जाए, उस राज से मुक्ति पाया जाए। एक लंबा संघर्ष हुआ, लाखों लोग बलिदान हो गए। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, सारे बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे में चढ़ गए, गोलियों से खून दिए गए। लाखों लोगों को काला पानी की सजा देके अंग्रेजों ने ले जाके अंडमान निकोबार एक द्वीप था वहां छोड़ दिया। लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज इस देश को छोड़ के गया। समस्या पैदा हुई कि देश चलेगा कैसे। खड़ा हुआ सवाल कि इस देश पर तो काशी नरेश का राज था और काशी नरेश के पंथों ने मत इकट्ठी करिए भैया, हम आवाज कम बेसी के छोड़। काशी नरेश के वंशजों ने कहा कि बड़े संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ तो जहां से जहां तक हमारी रियासत थी हमको दे दिया जाए, हमारा राजपाट फिर शुरू हो जाए। वही सवाल खड़ा किया महाराजा डुमराव ने और वही सवाल खड़ा किया अवध के नवाब ने। लेकिन ये बात तय हुई, उस समय राष्ट्र के निर्माणकर्ताओं ने इस पर विचार किया और कहा नहीं, इस देश से अंग्रेजी शासन का पतन तो हो गया, इस देश में फिर से राजशाही की गुलामी स्वीकार नहीं है। इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाने के लिए, देश के लिए रास्ता चुनने के लिए अथक प्रयास के बाद, लंबा परिश्रम, दुनिया के सारे संविधान का अध्ययन करने के बाद 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान देश को सौंपा, देश की जनता ने उस संविधान को स्वीकार कर लिया और तब से और आज तक उसी संविधान के रास्ते से, लोकतंत्र की व्यवस्था से इस देश का संचालन चल रहा। 57 में चुनाव हुआ, देश की जनता के पास अधिकार था मत देने का। उसी संविधान में यह अधिकार मिला कि भारत का हर बालिग नागरिक भारत का मतदाता होगा और उसी के मत से फैसला होगा कि उसके गांव का मुखिया कौन हो, उसको देश को चलाने के लिए सरकार किसकी बनेगी। आज गरीब का बेटा भी छाती ठोक के कहता है कि उस संविधान में मिले हुए अधिकार का नतीजा है कि हम जिसे चाहते हैं वो गांव का मुखिया होता है और हम जिसे वोट देते हैं वो दिल्ली और लखनऊ की सरकार। साथियों, आज विचित्र स्थिति है। पहली बार लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ, लोकसभा का गठन हो गया, सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बने, मंत्रिपरिषद बनी, देश चला 5 साल। दूसरी लोकसभा के गठन के लिए फिर चुनाव 1957 में, फिर चुनाव में जनता ने वोट दिया और फिर सरकार बनी दिल्ली में। फिर 5 साल सरकार चली, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। फिर चुनाव हुआ सन 62 में, फिर चुनाव हुआ सन 67 में, चौथी लोकसभा का गठन हुआ और इस तरह से ये सिलसिला अब तक चलता चला आया। 2019 में एक पहलवा जो वोट पड़ा उस 17वीं लोकसभा के लिए वोट पड़ा। देश में 17वीं लोकसभा का गठन हुआ, जनता
बनी और देश चल रहा, 5 साल पूरा होने को है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो जाएगा और संविधान और कानून के हिसाब से 30 मई से पहले 18वीं लोकसभा के चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी करनी। और कल हमारे देश में चुनाव आयोग के जो 3 आयुक्त बने हैं 2014 में हुआ था और 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ और 18वीं लोकसभा के चुनाव होने वाला है 2024। 2014 में जो चुनाव हुआ तब देश में एक सरकार जो बनी वो श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके भारतीय जनता पार्टी और उनके तालमेल में रहने वाली पार्टियां जिसको एक गुट बना करके एनडीए नाम दिया गया, उस एनडीए की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी 2000 चुनाव में जब आए थे तो जनता के बीच में उन्होंने कुछ वादे किए थे। भारत के लोगों, इससे पहले जो सरकारें चली हैं उन्होंने देश को संभालने में भारी गलती की और जिसका परिणाम है कि देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। पेट से सच्चाई निकल रही थी, उसने खुद स्वीकार किया, मन से स्वीकार किया, पब्लिक के बीच में कहा 400 के पार का हम लोगों ने संकल्प लिया है, एक बेर 400 का पार पा देंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हटा के नया संविधान देंगे। तो क्या देश की जनता यही चाहती है? नहीं। आज सवाल कितने लोग चाहते हैं कि ये संविधान हटा दिया जाए बाबा साहब का, और कितने लोग चाहते हैं कि ये संविधान बचा रहे ताकि हमारे देश का लोकतंत्र बचा रहे। ये हटावट चाहत होगा हुआ, लेकिन ये चाहता कि ये संविधान बाबा साहब का ये 75 साल से देश चलता वो एक संविधान रहो, उस आवाज उठाओ भैया। पत्रकार को बड़ा फोटो ले जाते जनता सभी चाहते हैं, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, गांव का रहने वाला इंसान चाहता है कि संविधान जो दे गए बाबा उसी संविधान के रास्ते से देश चलाओ, उसमें सबका भविष्य सुरक्षित है, सबका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन ये चालाक लोग हैं, ये धोखा करने के आदा है। गांव की जनता को 5-6 अनाज देकर भुलवा दिए। मोदी जी ने कहा था कि अगर सरकार बनेगी तो किसान का आमदनी चूना कर देंगे। पहले लोग याद बात, आमदनी का चूना ना भैया भैया खर्चा चरगुना हो गए। अब भाई कोरोना में पहले खेत जोतात रहा हो जाए देवरिया में 250-300 रुपया पे 1 बीघा खेत एक चास जोता जाता रहा। पहला बार जब ना रहा हो बेचारा, आज जोताई 1000 रुपया हो गए का बेटे हो तो खर्चा का चरगुना हो गए। आमदनी कहाँ किसान की बढ़ी? किसान टमाटर पैदा करता है तो वो घड़ी बाजार में लेके देखो ना, जमीनपुर बाजार तो 2 रुपया किलो नहीं तो 4 रुपया किलो जमनिया लेके बेच के देख लिया किसान जहिया पैदा कर। लेकिन जहिया बड़का उद्योगपति अडानी और अंबानी का गोदाम में पूरा देश का टमाटर किना के रखा जाए तो यही भारत में यही साल बिकाई टमाटर 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो। ये दोहरी व्यवस्था है कि नहीं? जिसने पैदा किया उसको मिलेगा 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया मूल्य, और जो खरीद के रख लिया उसको मिलेगा 50 रुपया, 60 रुपया। बताइए ईमानदारी से, इस भारत में 300 रुपया किलो लहसुन बिकाई दक्षिणा, 400 रुपया किलो अदरक बिकाई दक्षिणा, यही मोदी के राज में। बोलिए, आपके सवाल है। अब गाँव भर के लोग तो अदरक 400 रुपया बिकाता, लहसुन 300 और 400 रुपया बिका गया, वो 500, कोई जो चाहे जितना बेच लो, कोई संतुलन नहीं। बाहर व्यवस्था चलाने वाले आपसे कहा जा रहा है कि किसान का कुछ कल्याण कर दीजिए, किसान के खर्चा का बोझ बढ़ गया तो मोदी कहला दिल्ली में कि हम बहुत दयालु हैं, किसान खातिर तो हमारा दिल में बहुत दर्द बा। ये बेचारा 50 किलो का बोरिया कपास उठा लेने को तो बहुत में हो गया, कम पौधे नहीं हो घटा के 40 किलो पौधे नहीं हट गया, कबाड़ी के घर से खरीदे ले किलो का कष्ट हो घटल बा कि 10 किलो। ये फिर पाके मौका का बोरिया
25 किलो का कर दे 25 किलो का बोरिया कर दे कि और आसान हो गया मैं कहीं हाथ से टांग के वो तो आप सुविधा खातिर होता कि तो हर कला करने खातिर होता। विचार इस पे करता है कि ये चकमा देने वाले, झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले लोग और धोखाबाजी के 10 साल की राज में किसी को नौकरी दिया नहीं, जिसकी नौकरी थी वो भी खत्म कर दिया। ये अरे तो हो गया कक्का जो रुपया लगा है परवा का हो जो पुलिस का भर्तियां भाई लगे भर के रखे हैं 400 रुपया 400 अब भरवाइयो लगल कुल 100 रुपया तनी घरे जाके जोड़िया जा 60 लाख नौजवानों ने पर्चा भरा तो 60 लाख गुड़े 500 200 अरब खजाना 2 अरब हो गए ना आप बिहार में कह देना 200 करोड़ भर्ती कैसे कहे कि पर्चा लीक हो अरे शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम परीक्षा नहीं करा सकते तो तुम राजपाट कैसे चला सकते हो इतने बड़े देश के इतने इन नौजवानों के भविष्य तुम खेल रहे हो। ये नौजवान जिसने पढ़ाई लिखाई तो कर लिया, डिग्री ले लिया, उसके माँ बाप ने अपने जीवन की सारी कमाई उसके पढ़ाई पर लगा दी। आधी रतिये से उठ के दौड़त हो सो सड़क पे रियाज बना खातिर लगहर घरे बा तो घर भर खातिर मना हो जाता कि केहू दूध दही ना खाई बचवा के तैयार करता फिट हो दिया भर्ती हो दिया तो कुल परिवार के संभाल उनके अरमान पर तो पानी फिर गया। उम्र खत्म हो गई कितने बच्चों की जो फार्म में नहीं भर सकते और ये घपला देने वाले लोग, चकमा देने वाले लोग आपको धोखा दे रहे। कितना आसानी से आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी जी ने कहा दिया उत्तर प्रदेश के नौजवानों, बेरोजगार नौजवानों चिंता मत करो, संतोषा मशीन का कैप्सूल दे दे खा लो लेकिन खा ले बजा तो चिंता मत आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया ये नौजवानों, बेरोजगार नौजवानों चिंता मत करो, चुनावा बीत जाई तब फिर 500 का इंतजाम रखिया जा, हम फिर परीक्षा कराई फिर भर्तियां खोलो। सुना लेकिन अखबार में छपल लेकिन ये धोखा है, ये चकमा है, ये नौकरी देने वाले नहीं है। जब इनके सामने हम लोगों ने सवाल खड़ा किया कि इतने बड़े देश में आखिर नौकरी काहे नहीं दे दिया तो मोदियों कहकर, योगियों कहकर के हम तो देश है कहा दे दो जब भैया नौकरिया कहीं भेजत नहीं जाए इसराइल वहां जहाँ बम्बा गिरता चलो लोग में भेजत नहीं जाओ मिली 40,000 महीना भेजत नहीं जाओ यूक्रेन जहाँ रूस बम गिरावत आइटम बम गिरे वाला था वहां तो भेजत। कितनी मजबूरी है, घर से माँ बाप बीमार है, बहन की सगाई नहीं हो पा रही और बेटा पढ़ लिख करके तैयार है, नौकरी नहीं मिल पा रही तो चलो भले वो एटम बम में झुलिस के मर जाएगी सबूर बात लेकिन हम सत्र कफन मार करके यूक्रेन और इसराइल भी हमारा नौजवान जा रहा और शर्म नहीं आ रही हमारे देश के मालिकों को कि अपने देश में हम उनको रोजगार नहीं दे सके, वो दूसरे देश में जहां आग का गोला गिर रहा है वहां अपने जीवन को जोखिम में डाल कर जाने को मजबूर। आज ऐसी व्यवस्था में इस देश की जो दुर्दशा हो गई है, जितनी महंगाई है, जितनी